नमस्कार दोस्तों, प्रतिबद्ध क्लासेस में आपका स्वागत है। लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन राजनीति विज्ञान विषय हेतु लगातार अभ्यास प्रश्नों को हम आपके लिए प्रस्तुत कर रहे हैं। निश्चित ही आपके लिए लाभकारी सिद्ध हो रहा होगा। अतिशीघ्र ही एग्ज़ाम होने वाले हैं, तो लगातार इन वीडियो को आप रिपीट कर करके देखिए और अभ्यास करिए। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज के पहले अभ्यास प्रश्न के साथ में। आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से देश में अनुशासित बहुदलीय पद्धति है? देश का नाम बताना है। ऑप्शन ए फ्रांस 5वें गणराज्य में, बी भारत में, सी श्रीलंका में और डी इटली में। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इटली में। इटली में अनुशासित बहुदलीय प्रणाली पाई जाती है, जबकि फ्रांस बहुदलीय व्यवस्था में अनुशासन का अभाव होता है। भारत में भी राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर बहुदलीय राजनीतिक प्रणालियाँ देखी जाती हैं, यहाँ पर भी अनुशासन का अभाव है। तथा श्रीलंका में भी बहुदलीय प्रणाली है, लेकिन अनुशासन का अभाव यहाँ पर भी देखा जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की देन है? तो बताना है भारतीय संविधान ने क्या दिया है दुनिया को। ऑप्शन ए, निजी शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा नहीं प्रदान की जा सकती है। ऑप्शन नंबर बी, निजी धार्मिक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा में उपस्थिति अनिवार्य नहीं है। ऑप्शन सी, निजी धार्मिक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा में उपस्थिति अनिवार्य है। और डी, सरकारी शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा प्रदान की जा सकती है। तो दोस्तों, इसको आप भलीभांति जानते हैं, निजी धार्मिक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा में उपस्थिति अनिवार्य नहीं है। ठीक है, यह उपबंध भारतीय संविधान के अनुच्छेदों में आपको मिलता है। मौलिक अधिकार का यह अंश है। तो दुनिया को हमने निजी धार्मिक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा में जो उपस्थिति अनिवार्य नहीं है, यह दिया है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा यथा उपयुक्त टेलर मेड संविधान कहलाता है? तो आपको बताना है टेलर मेड संविधान कौन सा कहलाता है। ऑप्शन ए, फ्रांस का चौथा गणराज्य संविधान। ऑप्शन बी, फ्रांस का 5वां गणराज्य संविधान। ऑप्शन सी, संयुक्त जर्मनी संविधान। और ऑप्शन डी, यूएसए संविधान। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फ्रांस का 5वां गणराज्य संविधान को टेलर मेड संविधान कहा जाता है। यह अक्टूबर 1958 में लागू किया गया था। अंतिम बार इसमें 2009 में संशोधन किया गया। इसे चार्ल्स डी गाल ने प्रस्तावित किया था और इस संविधान का जो मसौदा है मिशेल डेब्रे द्वारा तैयार किया गया था। तो याद रखिएगा, फ्रांस का 5वां गणराज्य संविधान जो वर्तमान में भी लागू है, टेलर मेड संविधान कहलाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से किस उपवाक्य का उपयोग बेनेडिक्ट एंडरसन ने भारतीय राष्ट्रीयता के लिए किया है? तो आपको ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन ए, बहुकेंद्रित राष्ट्रीयता। बी, नृजाति केंद्रित राष्ट्रीयता। सी, कल्पित राष्ट्रीयता। और डी, उदार राष्ट्रीयता। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कल्पित राष्ट्रीयता। बेनेडिक्ट एंडरसन ने भारतीय राष्ट्रीयता के लिए कल्पित समुदाय उपवाक्य का उपयोग किया है। अगला प्रश्न देखते हैं, अधिकारी वर्ग के एक समूह में सरकार की सभी शक्तियों के केंद्रीकरण के कारणवश एक राज्य परिसंघ राज्य से अधिक शक्तिशाली होता है। इसलिए एक राज्य में क्या होता है अब आपको बताना है। ऑप्शन ए, अधिकार तथा उत्तरदायित्व में विरोध नहीं रहता है। ऑप्शन बी, सरकारी संगठन में सरलीकरण नहीं होता है। ऑप्शन सी, अधिकारिता की अतिव्याप्ति होती है। और ऑप्शन डी है, कार्यों की द्विरावृत्ति होती है, मतलब दोबारा दोहराया जाता है। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अधिकार तथा उत्तरदायित्व में विरोध नहीं रहता है। तो एकात्मक प्रणाली पूरे देश में एक सी नीति का एक सा कानून लागू करने में सहायक होती है। इस प्रणाली में इकहरे शासन तंत्र एवं सेवाओं से काम चल जाता है। उनकी दोहरी व्यवस्था नहीं करनी पड़ती तथा केंद्र की शक्ति को सीमित कर ऐसी कोई विशेष शक्ति राज्य के किसी हिस्से को प्राप्त नहीं होती है। तो ये आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, अभिकथन और कारण पर निर्भर प्रश्न है। अभिकथन दिया है, लाक के अनुसार राज्य के कार्य और शक्तियां सीमित है। कारण आर दिया है, राज्य का अस्तित्व जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति की सुरक्षा में है। तो आपको ऑप्शंस के अनुसार उत्तर देना है। ऑप्शन ए है, ए और आर दोनों सत्य हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। बी है, ए तथा आर दोनों सत्य परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। सी है, ए सही है परंतु आर गलत है। जबकि डी है, ए गलत है परंतु आर सही है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सत्य हैं, आर ए की सही व्याख्या है। तो दोबारा देख लेते हैं। लॉक के अनुसार राज्य के कार्य और शक्तियां बिल्कुल सीमित हैं। और कारण आर दिया है, राज्य का अस्तित्व जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति की सुरक्षा में है। अगला प्रश्न देखेंगे,
अरस्तु के अनुसार सर्वश्रेष्ठ शासन तंत्र निम्नलिखित में से किस नियम पर आधारित है? आपको ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन ए लोकतंत्र, बी अल्पतंत्र, सी मध्यम मार्गी तंत्र और डी है मात्रा और गुण पर आधारित। तो दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मध्यम मार्गी तंत्र। अरस्तु के अनुसार सर्वश्रेष्ठ शासन तंत्र मध्यम मार्गी तंत्र पर आधारित है। अरस्तु खुद मध्यम मार्गी दार्शनिक थे। उन्हें अतिवादिता बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, अतः उन्होंने अपने राजतंत्र और कुलीन तंत्र के स्थान पर मध्यम मार्गी पॉलिटी को ही सर्वश्रेष्ठ शासन प्रणाली माना, जो लोकतंत्र व गुणतंत्र का सम्मिलित रूप माना जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन अल्प विकसित के विकास के विषय से जुड़ा हुआ है? ऑप्शन ए रोजा लग्जमबर्ग, ऑप्शन बी पाल बैरन, ऑप्शन सी चेगवेवारा और ऑप्शन डी आंद्रे गुंडर फैंक। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आंद्रे गुंडर फैंक जो है वह अल्प विकसित के विकास के साथ में जुड़े हुए हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, अधिकारियों का पेशेवर निकाय जो स्थायी, वैतनिक और कुशल होता है, सिविल सेवा को इन शब्दों में किसने परिभाषित किया है? ये प्रश्न पहले आया है। ऑप्शन ए है फेलिक्स निगुओ, ऑप्शन बी है ओजी स्कॉल, ऑप्शन सी है हरमेन फाइनर और ऑप्शन डी है ई.एन. ग्लेडन। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हरमेन फाइनर। हरमेन फाइनर ने परिभाषित किया है कि अधिकारियों के पेशेवर निकाय जो स्थायी, वैतनिक और कुशल होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, किसने उदारवादी लोकतंत्र का अधिकारात्मक व्यक्तिवाद के आधार पर परीक्षण किया है? ऑप्शन ए जे रूसो, ऑप्शन बी एंथनी डांस, ऑप्शन सी बी मैकफर्सन और डी है रॉबर्ट डहेल। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सी बी मैकफर्सन। सी बी मैकफर्सन ने उदारवादी लोकतंत्र का अधिकारात्मक व्यक्तिवाद के आधार पर परीक्षण किया है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में धर्मनिरपेक्ष राज्य का तत्व निम्नलिखित में से क्या नहीं है? तो आपको बताना है। ऑप्शन ए नागरिक समानता, ऑप्शन बी धर्म की स्वतंत्रता, सी राज्य के द्वारा कोई धार्मिक शिक्षा नहीं देना और डी धार्मिक संपत्ति पर कराधान। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, भारत में धर्मनिरपेक्ष राज्य के तत्व में जो शामिल नहीं है वो है धार्मिक संपत्ति पर कराधान। इसके अतिरिक्त जो तीनों ऑप्शन है वो बिल्कुल इसमें शामिल है। अगला प्रश्न देखेंगे, दबाव समूह की भूमिका निम्न में से किसके कल्याण तक सीमित है? यह प्रश्न भी रिपीट हुआ है। ऑप्शन ए है राज्य में समाज के सभी वर्गों तक, ऑप्शन बी है केवल अपने सदस्यों तक, ऑप्शन सी है मानव जाति तक और ऑप्शन डी है समाज के कमजोर वर्गों तक। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल अपने सदस्यों तक। यानी दबाव समूह की भूमिका केवल खुद के अपने जो सदस्य होते हैं उनके कल्याण तक ही सीमित है। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत में वरिष्ठ सिविल कर्मचारी सर्वेंट्स के पदोन्नति के मामलों का फैसला कौन करता है? ऑप्शन ए है प्रधान कार्यालय, बी विभागीय पदोन्नति समिति, सी है प्रधानमंत्री और डी है मंत्रिमंडल समिति। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मंत्रिमंडल समिति। अगला प्रश्न है, राजनीति वैज्ञानिक आमंड के अनुसार सभी प्रकार की सरकारी व्यवस्थाएं मूलतः दो प्रकार के मूल कार्य करती हैं। वो कार्य कौन से हैं बताना है। ऑप्शन ए आयात तथा निर्यात, बी आगत तथा निर्गत, सी सक्रिय तथा अग्रलक्षी और डी सूचना तथा संचार तंत्र वाले कार्य। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आगत तथा निर्गत कार्य करती हैं। अगला प्रश्न है, किस मध्ययुगीन विचारक ने अरस्तु के मूल राजनीतिक विचार को अपनाया? तो उस मध्ययुगीन विचारक का नाम बताना है। ऑप्शन ए है जॉन ऑफ साल्सबरी, ऑप्शन बी, इसमें ऑप्शन ऊपर नीचे हैं, ऑप्शन बी है संत टॉमस एक्विनास, ऑप्शन सी है ग्रेगोरी और ऑप्शन डी है रेडक्लिफ। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संत टॉमस एक्विनास। एक्विनास ने अरस्तु की पॉलिटिक्स के लैटिन अनुवाद से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए और उन्होंने अरस्तु के जो दर्शन है, उनकी मान्यताओं हैं, उनको अपनाया था और उसके अनुसार ही अपने जो विचारधारा उनको बनाए थे। एक्विनास की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम अगर हम देखें तो कम्युनिटी ऑन द अरिस्टोटल पॉलिटिक्स, जो कि 1271 में पब्लिश हुई थी। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से किसने अभिजन की धारणा पर अपने विचार व्यक्त किए हैं? आपको बताना है। ऑप्शन ए है परेटो, बी है सी राइट्स मिल, सी है टीबी बोटोमोर और डी है उपरोक्त सभी। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी में है उपरोक्त सभी। परोटो, सी राइस मिल्स और टीवी बोटोमोर, इन सभी ने अभिजन की धारणा पर अपने विचार व्यक्त किए हैं। इसके अलावा मोस्का भी एक विद्वान है जिन्होंने अभिजन की धारणा पर अपने विचार व्यक्त किए थे।
अगला प्रश्न देख लेते हैं। तुलनात्मक राजनीति के क्षेत्र में अध्ययन समाविष्ट है, तो आपको बताना है। ऑप्शन ए है औपचारिक संरचनाएं तथा उनके कार्यों का अध्ययन, ऑप्शन बी राजनीतिक प्रक्रियाओं का अध्ययन, और ऑप्शन सी है गैर संवैधानिक संस्थानों का अध्ययन, और ऑप्शन डी है उपर्युक्त सभी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन के अंतर्गत संविधान, हित समूह, राजनीतिक दल, कार्यपालिका, विधायिका, विधायी व्यवहार, निर्वाचन, मतदान और भी बहुत सारे जो चीज़ें होती हैं उनका अध्ययन किया जाता है। तो उसके अंतर्गत ये औपचारिक संरचनाएं, उनके कार्य, राजनीतिक प्रक्रियाएं, गैर संवैधानिक संस्थाएं, ये सभी चीज़ आती हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से किसने आधुनिकीकरण को मानव विचार और क्रिया के सभी क्षेत्रों में परिवर्तन की बहुमुखी प्रक्रिया बताया है? तो आपको बताना है। विद्वान का नाम है ऑप्शन ए केनेथ आगेंस्की, ऑप्शन बी है लुसियन पाई, सी है आलमंड और पावेल, और डी है सैमुअल हंटिंगटन। तो दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केनेथ आगेंस्की। केनेथ आगेंस्की ने आधुनिकीकरण को मानव विचार और क्रिया के सभी क्षेत्रों में परिवर्तन की बहुमुखी प्रक्रिया बताया था। तो आप ये याद रखें। अगला प्रश्न देखेंगे। विश्व में सबसे शक्तिशाली विधान पालिका है, तो सबसे शक्तिशाली विधान पालिका का नाम बताना है। ऑप्शन ए भारतीय संसद, बी इंग्लैंड संसद, सी संयुक्त भारतीय अमेरिका की कांग्रेस, और ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पे थोड़ा ऑप्शन सुधार के पढ़ेंगे, संयुक्त राज्य अमेरिका की कांग्रेस, और ऑप्शन नंबर डी है फ्रांस संसद। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंग्लैंड की संसद। सैद्धांतिक दृष्टि से कानून निर्माण के वह ब्रिटिश संसद को प्राप्त असीमित शक्ति ही संसद की संप्रभुता कहलाती है, और ब्रिटिश पार्लियामेंट के विषय में कहा जाता है कि ब्रिटिश पार्लियामेंट सब कुछ कर सकती है सिवाय एक पुरुष को स्त्री व स्त्री को पुरुष बनाने के। तो ये जो कथन है, ये कथन ही साबित करता है कि विश्व में सर्वाधिक शक्तिशाली विधान पालिका है। अगला प्रश्न देखेंगे। भारत में भूदान आंदोलन का प्रारंभ किसने किया था? आपको बताना है। ऑप्शन ए है जयप्रकाश नारायण, बी है भारतीय साम्यवादी दल ने, सी आचार्य विनोबा भावे ने, और डी आचार्य नरेंद्र देव ने। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आचार्य विनोबा भावे ने। भारत में भूदान आंदोलन का प्रारंभ आचार्य विनोबा भावे ने किया था। भूदान आंदोलन से तात्पर्य स्वेच्छापूर्वक अपने पास की अत्यधिक भूमि को दान में देना है। आचार्य विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रही कहा जाता है जिन्होंने भूदान आंदोलन को प्रारंभ किया है। अगला प्रश्न देखेंगे। पुस्तक पॉलिटिक्स ऑफ स्केर्सिटी के लेखक कौन है? ऑप्शन ए है पाल ब्रास, बी है माइनर विनर, ऑप्शन सी है रजनी कोठारी, ऑप्शन डी है मॉरिस जोन्स। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पुस्तक पॉलिटिक्स ऑफ स्केर्सिटी के लेखक जो है वो है माइनर विनर। अगला प्रश्न देखेंगे। भारतीय संसद के दोनों सदनों में साधारण विधेयक पर मतभेद की स्थिति में केस किसको पेश किया जाता है? अगर किसी विधेयक में साधारण विधेयक में कोई मतभेद हो जाता है तो ये इसका क्या होता है बताना है। ऑप्शन ए भारतीय राष्ट्रपति को सौंपा जाता है, ऑप्शन बी भारतीय सर्वोच्च न्यायालय को, ऑप्शन सी दोनों सदनों के संयुक्त सम्मेलन को, और ऑप्शन नंबर डी है भारतीय प्रधानमंत्री को। इसका उत्तर आप भलीभांति जानते होंगे। सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों सदनों के संयुक्त सम्मेलन को यह केस दे दिया जाता है। राष्ट्रपति के द्वारा अनुच्छेद 108 के तहत दोनों सदनों का जो कंबाइन बैठक है वो बुलाई जाती है, जिसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है, और उसके बाद में इस पर निर्णय लिया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे। लोकसभा सदस्य की अयोग्यता के प्रश्न पर निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो लोकसभा सदस्य के अयोग्यता का निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है बताना है। ऑप्शन ए है संसदीय मामलों के मंत्री द्वारा, ऑप्शन बी लोकसभा अध्यक्ष द्वारा, ऑप्शन सी है विशेषाधिकार समिति द्वारा, तथा ऑप्शन डी है प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के द्वारा। तो दोस्तों इसका सही उत्तर आप सभी जानते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका करेक्ट आंसर है, लोकसभा अध्यक्ष द्वारा। इसका डिटेल हम देख लेते हैं। लोकसभा अध्यक्ष दल बदल के उपबंध के आधार पर लोकसभा के किसी सदस्य पर निर्भरता का प्रश्न का निपटारा करता है, और संविधान के 10वीं अनुसूची में दल बदल परिवर्तन के आधार पर सांसदों तथा विधायकों की निर्भरता से संबंधित उपबंध का वर्णन है। दल बदल के आधार पर उत्पन्न योग्यता का निर्धारण लोकसभा अध्यक्ष करता है। और अगला प्रश्न देखते हैं अब हम। संवैधानिक उपचार का अधिकार भारतीय संविधान के किस निम्नलिखित अनुच्छेद में दिया गया है? तो ऑप्शन ए है अनुच्छेद 19, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 32, ऑप्शन सी अनुच्छेद 15, और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 39। तो इसका उत्तर भी आप जानते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है।
संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है भारतीय संविधान के अनुच्छेद नंबर 32 में दिया गया है। और जो संवैधानिक संरक्षणों का अधिकार है इसे ही भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा माना था। अगला प्रश्न देखेंगे, गुलामी का घोषणा पत्र किसे कहा जाता है? तो किसे गुलामी का घोषणा पत्र कहा जाता है, उस अधिनियम का नाम बताना है। ऑप्शन ए है 1909 में भारत शासन अधिनियम को, और ऑप्शन बी है 1935 के भारत शासन अधिनियम को, ऑप्शन सी है क्रिप्स मिशन को, और ऑप्शन डी है 1957 के अधिनियम को। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1935 के भारत शासन अधिनियम को गुलामी का घोषणा पत्र कहा जाता है। और 1935 में जब ये भारत शासन अधिनियम आया था तब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इन्हें अपने फिरोजपुर अधिवेशन में गुलामी का घोषणा पत्र कह करके पुकारा था। अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का निर्माण कब हुआ? तो आपको बताना है डेट। ऑप्शन ए है 12 नवंबर 1935, ऑप्शन नंबर बी है 15 जून 1947, सी है 27 सितंबर 1925 और डी है 26 अगस्त 1950। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 27 सितंबर 1925 को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का निर्माण किया गया था। इसके संस्थापक थे केशव बलिराम हेडगेवार और इसका मुख्यालय उस समय पे नागपुर था, जो कि वर्तमान में भी है। अगला प्रश्न देखेंगे, साम्यवादी घोषणा पत्र की रचना की गई। तो साम्यवादी घोषणा पत्र की रचना किसने की है आपको बताना है। ऑप्शन ए 1838 में, ऑप्शन बी 1848 में, ऑप्शन सी है 1818 में और ऑप्शन डी है 1858 में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 1848 में। 1848 में कम्युनिस्ट पार्टी का घोषणा पत्र वैज्ञानिक कम्युनिज्म का पहला कार्यक्रम मूलक दस्तावेज कहलाता है। इसमें मार्क्सवाद और साम्यवाद के मूल सिद्धांतों की विवेचना की गई है। तो याद रखें साम्यवादी घोषणा पत्र 1848 में। अगला प्रश्न देखेंगे, अराजकतावाद के समर्थक थे। तो आपको अराजकतावाद के समर्थक कौन थे बताना है। ऑप्शन दिए है ए स्टोइक विचारक, बी प्लेटो, सी सोफिस्ट और डी अरस्तु। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में है स्टोइक विचारक। दोस्तों अराजकता के समर्थक में स्टोइक विचारक आते हैं। अराजकता एक आदर्श है जिसका सिद्धांत है अराजकतावाद। अराजकतावाद राज्य को समाप्त कर व्यक्तियों, समूहों और राष्ट्रों के बीच स्वतंत्र और सहज सहयोग द्वारा समस्त मानवीय संबंधों में न्याय स्थापित करने के प्रयत्न का सिद्धांत कहलाता है। अगर स्टोइक विचारक की बात करें तो ये ऐसे विचारक हैं जो विनाशकारी भावनाओं पर काबू पाने के साधन के रूप में तथा आत्मनियंत्रण और दृढ़ता के विकास को सिखाते हैं। तो अराजकतावादी के रूप में गांधी जी को भी कहा जाता है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत में वायु प्रदूषण के कारण। तो भारत में वायु प्रदूषण के कारण आपको बताना है। पहला, जीवन की औसत अवधि 4 वर्ष और 11 माह कम हो जाती है। दूसरा, शहरी क्षेत्र की तुलना में ग्रामीण भारत में जीवन की औसत अवधि के अधिक वर्ष कम होते हैं। ऑप्शन नंबर तीसरा है, ग्रामीण भारत को 35% और अधिक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों की आवश्यकता है। तो निम्न कूट के अनुसार सही उत्तर का चयन करना है। इसमें केवल एक सही है, ऑप्शन बी में केवल 2, ऑप्शन सी में 1 और 2 सही है तथा ऑप्शन डी में 1, 2 और 3 सही है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी के अनुसार पहला, दूसरा और तीसरा तीनों कथन सही हैं। भारत में वायु प्रदूषण के कारण जीवन की औसत अवधि 4 वर्ष और 11 माह कम हो जाती है। साथ ही शहरी क्षेत्र की तुलना में ग्रामीण भारत में जीवन की औसत अवधि में तेजी से वर्ष कम हो रहे हैं, यानी ग्रामीण क्षेत्र के लोग भी अब जल्दी ही एक्सपायर हो जाते हैं। और ग्रामीण भारत को 35% और अधिक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों की आवश्यकता है। वर्तमान में जितने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ग्रामीण भारत में है उससे 35% की कमी है और अधिक 35% सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र होने चाहिए। इस प्रकार से ये तीनों कथन सही हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने शिमला डेवलपमेंट प्लान 2041 को मंजूर करते हुए एनजीटी का स्थगन आदेश रद्द कर दिया है। शिमला प्लान के विषय में सही कथन का चयन करें। तो इसमें कथन दिए हैं, पहला, विकास योजना भारत सरकार की अमृत यानी कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन के तहत हिमाचल प्रदेश के टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग द्वारा तैयार की गई एक उप योजना है। दूसरा कथन है, योजना में कहा गया है कि नगर नियोजन एनजीटी के दायरे में नहीं आता है। तीसरा है, अदालत ने कहा कि एनजीटी राज्य सरकार को योजना तैयार करने का आदेश नहीं दे सकती है, लेकिन योजना की गुणवत्ता के आधार पर जांच कर सकती है। तो नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करना है।
ऑप्शन ए में है केवल एक सही है, बी में 1 और 2 सही है, ऑप्शन सी में 2 और 3 सही है तथा ऑप्शन डी में 1, 2 और 3 सही है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 और 3 सही है। तो इसे पुनः देख लेते हैं। जो शिमला प्लान था, शिमला डेवलपमेंट प्लान 2041 को मंजूर करते हुए एनजीटी का स्थगन आदेश, एनजीटी ने इस पर रोक लगा दी थी जो 2022 में हुआ था, और इसका जो स्थगन आदेश था 2024 में जनवरी में, इसे रद्द करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने शिमला प्लान के विषय में जो कथन कहे थे वो ये हैं कि विकास परियोजना भारत सरकार की अमृत यानी कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन के तहत हिमाचल प्रदेश के टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग द्वारा तैयार की गई एक उपयोजना है। योजना में कहा गया कि नगर नियोजन एनजीटी के दायरे में नहीं आता। तो सुप्रीम कोर्ट का ये डिसीजन भी याद रखेंगे। योजना के बारे में कहा गया है कि यह नगर नियोजन एनजीटी के दायरे में नहीं आता है। अदालत ने कहा कि एनजीटी राज्य सरकार को योजना तैयार करने का आदेश नहीं दे सकती है, यह भी एक इंपॉर्टेंट तथ्य हो जाता है, लेकिन योजना की गुणवत्ता के आधार पर जांच कर सकती है। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। तो दोस्तों ये हमारा अंतिम प्रश्न था। इसी तरह के अभ्यास प्रश्नों के लिए लगातार आप हमारे साथ जुड़े रहिए और लगातार अभ्यास कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।